Hello everybody. We are discussing the chapter coal and petroleum. In part 1 we discussed about the natural resources, the types of natural resources, and then the coal, the history of coal, carbonization, and then the products of coal. So this is part 2 of this chapter, and in this part we'll discuss the petroleum and natural gases. So here what we'll discuss, let me tell you in details. First we'll discuss about the petroleum, which is also a natural resource and it is a exhaustible natural resource. Then refining of petroleum. Then we'll discuss different constituents of petroleum and their uses. Then we will discuss about natural gases, mainly about the CNG. Then limitations of natural resources. Then some preventive measures to save fuels by Petroleum Conservation Research Association, that is PCRA. Okay, so let us start with petroleum. So the first one, coal, that we have already discussed in our part 1 of this chapter. So petroleum, how it was produced, how we obtain petroleum. In past, many organisms were living in the seas. When these organisms got dead, their bodies got settled at the bottom of the sea, and eventually layers of sand and clay got deposited over them. After millions of years, the absence of air, temperature and pressure, high pressure and high temperature and absence of air converted them into petroleum. जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन, आपका जो कोल कैसे बना था, ठीक उसी तरह पेट्रोलियम आपका बना सी एनिमल से. तो आपका बहुत सालों पहले सी में बहुत तरह तरह के सी ऑर्गेनिज्म थे जो कि आज भी काफ़ी कम पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म जब मर जाते थे, उनका बॉडी सी का जो बॉटम होता था वहाँ जाके जम जाता था और धीरे धीरे उसके ऊपर सैंड, क्ले सब डिपॉजिट हो जाते थे. और धीरे धीरे क्या होता था, सैंड और क्ले के नीचे ये जो डेड बॉडी था वो दब जाते थे. और जब दब जाने की वजह से वहाँ एयर नहीं रहता था और टेम्परेचर ज़्यादा होता था और प्रेशर भी ज़्यादा होता था. सो इन एब्सेंस ऑफ एयर and high presence of high temperature and pressure, वो जो ऑर्गेनिज्म थे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो फैट था, वो फैट धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए. सो इसी तरह आपका पेट्रोलियम जो डेड सी एनिमल्स थे उन्हीं से बना, तो इसीलिए इसको भी कहा जाता है एक फॉसिल फ्यूल. तो ये देखिए आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपॉजिट, ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट लेयर में क्या क्या है. जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो होता है आपका वाटर, वाटर आपका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वाटर नीचे वाले हिस्से में रहता है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल, जो मैंने बताया आपको पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए वो बीच में रहता है और मतलब वाटर के ऊपर रहता है लेकिन गैस के नीचे रहता है. उसके बाद ये ऊपर वाले लेयर में हमने दिखाया गैस, ये गैस नेचुरल गैस होता है जिसका डेंसिटी सबसे कम होता है, इसीलिए ये सबसे ऊपर रहता है. तो ये एक डायग्राम है जो आपका सेडिमेंट रॉक का. ठीक है, रॉक में खुदाई होने के टाइम आपको सबसे नीचे वाटर मिलता है, उसके ऊपर ऑयल मिलता है और उसके ऊपर गैस मिलता है. इसका मतलब हम अगर कहीं पर हम मान लीजिए हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे रॉक से, तो क्या करना पड़ेगा, हमको वेल खोदना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा. जब कुआं खोदेंगे तो सबसे पहले वहाँ से रिलीज होंगे नेचुरल गैसेस, उसके बाद रिलीज होंगे आपके ऑयल, उसके बाद जाकर आपको मिलेगा वाटर.
ठीक है। सो ये डेंसिटी के हिसाब से रॉक सेडिमेंट में ये डिपॉजिट इस तरह होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसके बाद किसका डिपॉजिट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। अभी देखेंगे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो ये जो पेट्रोलियम आपको वेल के थ्रू मिलता है, वेल से हम निकालते हैं वेल के थ्रू, वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसका एक बहुत ही बैड स्मेल होता है। लेकिन ये पेट्रोलियम में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं और उसका बहुत सारे यूजेस भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पेट्रोलियम, उसको रिफाइन करना, उसको जब हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के वक्त हमको काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितने टेम्परेचर में हमको क्या मिलता है, ये कुछ ही कंपोनेंट्स का दिया गया है, कुछ ही प्रोडक्ट दिया गया है, सारे प्रोडक्ट नहीं दिया गया। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये फर्नेस, एक फर्नेस है जहाँ पर कि आपको क्रूड ऑयल मतलब वेल के थ्रू जो हमने जो रॉक से जो हमने या फिर समंदर के अंदर से हमने जो सेडिमेंट से जो ऑयल निकाला था उसको कहा जाता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के लेकर हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, सो हीट किया जाता है एक क्लोज्ड चैम्बर में, उसको कहा जाता है फर्नेस। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक चैम्बर है, उस चैम्बर में हीट किया जाता है और हीट करने के टाइम वो एक पाइप के थ्रू वो क्रूड ऑयल को पास किया जाता है। तो कितने टेम्परेचर में हमारा क्या क्या प्रोड्यूस होता है हम अभी देखेंगे राइट साइड में। अब देखिए राइट साइड में 400 डिग्री में 400 डिग्री में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड आसफल्ट। आसफल्ट जो होता है आपका, जो बिटुमेन बोलते हैं हम लोग, वही सब रिलीज होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होता जाता है हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद हमको मिलता है जब 370 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तब हमको मिलता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल में हमारा जैसे धीरे धीरे आपको मिलेगा डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, ये फ्यूल ऑयल में मेनली आपका पेट्रोल आता है। ठीक है, और अब जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना आपको ऊपर जाइए, आपको गैसोलीन या फिर पेट्रोल मिलता है और सबसे ऊपर मिलता है हमको गैस। तो इसी तरह हम जब रिफाइन करते हैं, दिस प्रोसेसिंग ऑफ द क्रूड ऑयल और द पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। सो दिस इज हाउ द पेट्रोलियम इज रिफाइंड। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ एक डायग्राम, एक पिक्चर दिखाती हूँ एक पेट्रोलियम रिफाइनरीज का। It is what is refining? It is the process of separating the various constituents of petroleum and it is carried out in a petroleum refinery. You can see this is the refinery और यहाँ बड़े बड़े आपको जो सिलिंड्रिकल चैम्बर्स दिख रहे हैं ये सारे आपका फर्नेस है। इस फर्नेस में हीट दिया जाता है और हीट के वजह से ये सेपरेट होते जाते हैं, जिस तरह मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया। So this is called getting or obtaining the products from petroleum or the crude oil is called refining. Okay, so now we'll discuss that is different constituents of petrol and their uses. ये पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम में काफ़ी सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ उसमें एलपीजी होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है और इसका काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ होता है। तो उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसमें क्या किया जाता है, आपका जो गैस होता है, गैस को जो आपका पेट्रोलियम से जो गैस रिलीज होता है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और कंप्रेस होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं एंड दैट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ओके,
कुकिंग के लिए हम उसको जनरली यूज़ करते हैं. The next is petrol. Petrol is used as fuel for automobiles and also used as solvent for dry cleaning. आप आपका कोई कुछ कपड़े होते हैं जिसको कि ड्राई क्लीन करना पड़ता है. अगर हम उसको वाटर से धोएंगे तो उससे कलर छूट सकता है या फिर वो जो मटेरियल है, क्लॉथ मटेरियल है, वो ख़राब हो सकता है. इसीलिए हम ड्राई क्लीन के लिए देते हैं. तो ये ड्राई क्लीन आपका पेट्रोल से किया जाता है. तो ये ड्राई क्लीन के टाइम क्या होता है, पेट्रोल को स्प्रे किया जाता है क्लॉथ में, तो उसमें जो गंदगी होता है, पेट्रोल जब इवापोरेट होता है तो पेट्रोल के साथ वो इवापोरेट हो जाता है. अभी तीसरा है केरोसिन. केरोसिन इज ऑल्सो ए फ्यूल एंड इट इज यूज्ड इन स्टोव्स, लैम्प्स एटसेट्रा. देन डीजल. डीजल इज ऑल्सो ए फ्यूल for heavy motor vehicles and generators etc. And nowadays the generators are run by petrols also. Then lubricating oils, it is used for lubrication like grease. आपका देखिए, आपका जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें लुब्रिकेशन या फिर कोई मशीन में लुब्रिकेशन के लिए उसमें हम लोग कुछ ग्रीस टाइप का चीज़ें लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, उसको कहा जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल. Okay, the next is paraffin wax. So paraffin wax is another product जो कि यूज़ होता है, मेनली मेडिसिनल यूज़ होता है उसका ऑइंटमेंट बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए. और हम जो वैसलीन यूज़ करते हैं विंटर सीजन में स्किन को ठीक रखने के लिए, वो भी हमारा पैराफिन वैक्स से बनता है. नेक्स्ट है बिटुमेन. बिटुमेन होता है आपका, बिटुमेन सब लोग जानते हैं, जो रोड बनाने के लिए आपका जो आसफाल्ट कहा जाता है जिसको, तो बिटुमेन से आपका रोड का सरफेसिंग किया जाता है और पेंट्स भी बनाया जाता है डिफरेंट डाई यूज़ करके. तो ये था आपका पेट्रोलियम का कुछ प्रोडक्ट्स और उनके यूजेस. अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल गैसेस के बारे में. सो नेचुरल गैस इज ऑल्सो ए fossil fuel and exhaustible natural resource. So it is why these natural gases are preferred in case of that is instead of your using petrol or diesel or kerosene. Why natural gas as a fuel it is preferred? Because it is very convenient to send it through pipes. पाइप के थ्रू हम इसको एक जगह से दूसरे जगह पर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसीलिए नेचुरल गैस ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. ओके, सो नाउ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये नेचुरल गैस को आज आपको पता होगा सीएनजी मेनली आपका कहाँ यूज होता है, दिल्ली में. दिल्ली में जितने सारे आपके व्हीकल्स है वो सारे मैक्सिमम सीएनजी से चलता है. सीएनजी क्या है आपका? सीएनजी इज द नेचुरल गैस दैट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड इट इज इसका एडवांटेज क्या है, व्हाई इट इज प्रिफर्ड? बिकॉज CNG कॉजेस लेस पॉल्यूशन, क्योंकि ये पूरी तरह बर्न हो जाता है और इट इज़ ए एफिशिएंट फ्यूल एंड इट कैन बी यूज डायरेक्टली एट होम्स एंड फैक्ट्रीज फॉर बर्निंग एंड अदर पर्पजेस एज इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स. तो इसका एडवांटेज क्या है? एक तो है ये पॉल्यूशन नहीं करता क्योंकि ये पूरी तरह जल जाता है. दूसरा है ये एक एफिशिएंट ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तीसरा है कि इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है, इसीलिए इसका वाइड यूज़ होता है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बातें बताओ, आपकी गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालते हो या डीजल डालते हो तो ये चोरी होने का चांस होता है, लेकिन अगर आप CNG यूज़ कर रहे हो तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता. ठीक है, तो क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है, व्हीकुलर पोल्यूशन, व्हीकल के वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होता है. दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड टू द CNG फ्यूल. सो पेट्रोल डीजल की जगह पर वहाँ पर CNG यूज़ होता है.
और ये सीएनजी का कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये फ्यूल की तरह यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. Then currently there is a huge network of pipes in Vadodara and in some areas of Delhi used for supplying CNG. It is used as a starting material for manufacturing the chemicals and fertilizers, because for during manufacturing also some fuel is used, and for that purpose it is used. Okay, so this is CNG, how it is stored and then it is transported through pipes. Now we have already discussed about the uses and the process how we obtain the products from the three natural resources, that is the fossil fuels, that is natural gas, petroleum and coal. Now what are the limitations of natural resources? जैसे fossil fuel like coal, petroleum etc., it needs millions of years. I have already told you that because they are made from the dead bodies. Okay, but due to increased population and due to a luxurious life of human being, the demands for these substances, these resources has been increased in a rapid way. बहुत जल्दी बढ़ रहा है ये डिमांड, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये ख़त्म होने जा रहा है. और ऐसा है कि कुछ 100 ईयर्स के बाद ये रिसोर्स पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा. और दूसरी बात है कि ये नेचुरल रिसोर्स को हम ज़्यादा यूज़ करने से, कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस को ज़्यादा यूज़ करने से, फ्यूल की तरह यूज़ करने से क्या होता है, हमारा एयर भी पोल्यूट हो रहा है, तो जिसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये एक थ्रेट बन गया है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दिस फ्यूल्स वाइजली. हमको इसको यूज़ करने से पहले बहुत अच्छी तरह सोचना है. 100 times we have to think in what way you have to use so that it will not harm our environment, and in what way we should use it judiciously so that it will be kept for, it will remain for our next generation. Okay, now there is a, you might have heard about PCRA. This is one organization that is your Petroleum Conservation Research Association. So this organization is conducting various competitions and various awareness programs also in different schools to create awareness as well as to make the children aware that how to use the natural resources, these petroleum resource mainly judiciously, and what are the steps to be taken. So here there are certain steps which are very very important, and we need to take these steps, and we have to be very serious about this. These steps are the drive vehicles at average and constant speed. अगर हम ड्राइव करने के टाइम व्हीकल्स का स्पीड बार बार चेंज करते रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं या फिर बहुत धीरे चलाते हैं, तब क्या होता है, आपका जो फ्यूल होता है, जो व्हीकल में जो फ्यूल यूज़ होता है वो फ्यूल ज़्यादा ख़त्म होता है, ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है. तो इसीलिए हमको व्हीकल चलाने के टाइम एवरेज स्पीड में और कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए. इसलिए आप देखे होंगे जो आपका गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ एक ग्रीन लाइन होता है, तो उसी लाइन के अंदर ही हम अगर गाड़ी चलाए तो वो अच्छा रहता है, गाड़ी का कंडीशन भी अच्छा रहता है और फ्यूल का जो कंजर्वेशन भी होता है. सो व्हेन नॉट नेसेसरी शट डाउन द व्हीकल्स इंजन. जनरली हम क्या करते हैं, जैसे आपका ट्रैफिक आ गया, रेड सिग्नल है, तो हम स्टार्ट कंडीशन में ही व्हीकल को रखते हैं, लेकिन हमको ऐसा रखना नहीं चाहिए. जब ज़्यादा टाइम के लिए रहना पड़ता है तो हमको
इंजन का जो है, इंजन को चालू रखना नहीं चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। उससे भी हमारा जो फ्यूल है उसका भी बचत होता है। देन मेक श्योर प्रेशर इन द टायर इज़ करेक्ट। तो आप देखिए आजकल क्या है, आपका जो पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप के बगल में ही आजकल जो प्रेशर की जांच की जाती है मुफ्त में। क्योंकि अगर हम प्रेशर, अगर व्हील में अगर प्रेशर, टायर में अगर प्रेशर सही रहेगा तो फ्यूल भी कम यूज़ होगा, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल होगा। और ऑलवेज कीप व्हीकल्स अंडर गुड कंडीशन। व्हीकल का जो आपका सर्विसिंग होता है रेगुलरली कराना चाहिए, उसका जो इंजन ऑयल होता है उसको चेंज कराना चाहिए, ताकि आपका कम फ्यूल यूज़ होगा। ये सारे मेजर्स, ये जो सारे टिप्स है दिया गया है, पीसीआरए ने दिया है, ये सारे टिप्स फॉलो करने के लिए इन ऑर्डर टू कंजर्व द फ्यूल। ओके, so with this chapter is finished, and this was a very small chapter, but it is very important for our life, for our environment. So what are the tips given by PCRA that should be followed by each and everybody, and we should know the uses, in what way we have to use these resources, and that's all. Thank you.